नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके साथ-साथ उसके कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो कंपनी के लिए बहुत आसान तरीके से समझने में आसानी होगा कि अभी कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखिए, इस मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं कि जब भी हम लोग एंट्री लेंगे, जब भी हम लोग बाय करेंगे, उसके बाद ही कंपनी ऊपर जाना चाहिए, उसके लिए बता दूँ, तो आप लोगों को सबसे पहले मार्केट को समझना सीखना पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी हम लोग बाय करें, उसके बाद ऊपर ही जाएगा, ऐसे होगा नहीं। खरीदारी करने के बाद गिरावट भी हो सकते हैं, अगर आप गलत टाइम में बाय किया हो तो। तो अगर सही टाइम में भी बाय किया हो, तो फिर भी गिरने का चांसेस होता है क्योंकि सेंटिमेंट मार्केट के ऊपर होते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी है इस सेक्टर में वो है यूनियन बैंक। देखिए यूनियन बैंक के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर क्योंकि फाइनली मुझे 2 ट्रेड्स मिला था। एक ट्रेड मुझे यहाँ पे छोटा-सा एक ट्रेड मिला कफ विद हैमर पैटर्न्स का और जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद रीटेस्ट किया उसके बाद धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया और वो टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 36% के आसपास बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक पैटर्न बना वो कुछ इस तरीके से कफ विद हैमर पैटर्न्स बना। तो कफ विद हैमर पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे भी क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी इसी जगह पे होल्ड कर रहा है और इसी जगह पे होल्ड कर रहा है मतलब क्या है इसी जगह पे होल्ड करने का मतलब है कंपनी इसी जगह पे धीरे धीरे करके वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट कर रहा है उसके बाद यहाँ से अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट किया, एक कफ विद हैमर पैटर्न्स क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो टाइम लगेगा इसको टारगेट पाने में और इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन ₹280 के आसपास और ये टारगेट ये नहीं कि 1 साल में मिल सकता है, 2 साल में भी मिल सकता है, 3 साल में मिल सकता है। तो कोई गारंटी नहीं होता मार्केट में, हमेशा मैं रूल्स को फॉलो अप करके चलता हूँ और इस तरीके से टारगेट का जो मतलब पैटर्न्स का जो टारगेट यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो 48% के आसपास सॉरी 84% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर इस टारगेट 2 साल में मिले तो भी आपको 42% के आसपास मतलब मुझे 42% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। बाकी यूनियन बैंक के ऊपर मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे ठीक-ठाक लगा। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली सस्ते में है क्योंकि पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से कम है। दूसरी बात कंपनी का आरओसी उतना खास नहीं है मगर आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा दिखे करीबन 11% के आसपास और बाकी एनुअली जो इनकम है वो 8,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर का होल्डिंग 74% के आसपास देखने को मिला। हाथ में जो कैश है वो 3,700 करोड़ के आसपास है और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी के बोरिंग्स। कंपनी कर्जा इस बार हाईएस्ट हाईएस्ट कर्जा उठाया करीबन 11,60,000 करोड़ के ऊपर। तो 11,60,000 करोड़ के ऊपर कंपनी कर्जा लिया। तो कर्जा ज़्यादा अगर किसी कंपनी ले रहा है तो एक चीज़ों को नोटिस करना अगर वो फाइनेंशियल कंपनी हो, अगर वो बैंक्स हो, तो ठीक है, उसका कर्ज़ा हर साल बढ़ना चाहिए। तो कर्ज़ा बढ़ने के बाद एक पॉइंट्स को और भी याद रखना है, क्या वो सही में कर्ज़ा देने के बाद हर साल उसका प्रॉफ़िट मेंटेनेंस हो रहा है? क्या प्रॉफ़िट ठीक-ठाक हो रहा है? अगर प्रॉफ़िट ठीक-ठाक हो रहा है और कर्ज़ा भी ज़्यादा लिया जा रहा है, तो ठीक है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफ़िट दिखा दूँ, तो देखिए 719 थे से 1000 उसके बाद 2200 अभी 3600 तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है जिस सिचुएशन के कारण कंपनी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ। साथ ही साथ कुछ अपडेट्स भी हैं जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चीफ डिजिटल ऑफिसर टू स्टेप डाउन इन अप्रैल मतलब चीफ डिजिटल ऑफिसर जो है वो इस कंपनी से रिज़ाइन करने वाला है। ऑब्वियसली इस तरीके से तो चलते रहते हैं क्योंकि उनका जो फाइनल डेट अनाउंसमेंट किया गया है 12 तारीख मतलब आज के दिन उसका लास्ट डेट था। तो इस तरीके से जो लोग मैनेजमेंट में है वो हमेशा चेंज होता रहता है। अभी इसको ये देखना है कि नया जो मैनेजमेंट में आएगा, चीफ डिजिटल ऑफिसर जो आएगा, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो बाकी गवर्नमेंट संस्थाएँ हैं, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिलता है और जब से पीएसयू बैंक के ऊपर एक धमाका स्टार्टिंग हुआ है, तब से लेकर एक अलग लेवल का जर्नी हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक के बारे में एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बता दूँ, बंधन बैंक कोई छोटा-मोटा बैंक नहीं है। आप देखेंगे तो 29,000 करोड़ के आसपास है। मान लेता हूँ कंपनी एक सेमी माइक्रो कैप कंपनी है और फिर भी इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने का चांसेस है। क्यों मैं इसे बात बता रहा हूँ? आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूँ, कंपनी का रेवेन्यू इस तरीके से मेंटेन करना इतना आसान नहीं है और इतनी छोटे कंपनी के ऊपर। उसके साथ-साथ कंपनी इंटरेस्ट को भी कंपनी मेंटेन्स किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, वो भी क्या हुआ? वो भी लगातार बढ़ते चले गए। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ते चलेगा, मतलब क्या है, 633 से कंपनी डायरेक्टली 800 करोड़ बना था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, उसके बाद अभी फिर से बढ़ चुके हैं। मतलब कंपनी में एक रेंज के बेसिस में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके साथ साथ कंपनी के एक पॉइंट्स थोड़ा सा अभी वीकनेस लगा, वो है कंपनी का एनपीए। क्योंकि देखिए पहले एनपीए 3.53% आसपास था, वो एनपीए घट के कितना हो चुके हैं 1.86 और अभी एनपीए फिर से बढ़ चुके हैं। मतलब बीच में जो ज़्यादा एनपीए था उसको कम किए, उसके बाद फिर से बढ़ गया और अभी फिर से कम हो गया था और अभी लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी फिर से एनपीए को बढ़ा चुके हैं। क्योंकि एनपीए कोई भी किसी भी बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। मान के चलिए 100 रुपीज़ बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन नहीं मिटा पाए, मान के चलिए 75 रुपीज़ लोन मिटा पाए, बाकी 25 रुपीज़ नहीं दे पाए, तो बैंक के लिए वो तो घाटा हो जाएगा। तो वही बैंक क्या दिखा देंगे खुद के खाते में, एनपीए दिखा देंगे। तो एनपीए जितना बैंक दिखाएगा उतना ही बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करना। और मज़ेदार बात यही है, कंपनी का बोरिंग्स जो है वो 15,000 करोड़ से आज 1,30,000 करोड़ तक कंपनी का बोरिंग्स चला गया। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का बोरिंग्स पॉजिटिवली बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व, वो भी देखिए 2,200 करोड़ से 17,000 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। तो ये भी एक बेस्ट पॉइंट है कंपनीज के लिए। तो इस पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे तो कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट है वो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला 32,000 करोड़ के आसपास। और ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जाए तो कंपनी के बेस्ट पॉइंट आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा देखिए, बीच में थोड़ा सा माल कम हो गया था, अभी इस बार वो क्वांटिटी को फिर से ऐड कर लिया और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग है उससे कई गुना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी बैंक्स के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर दो अपडेट है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं बंधन बैंक जो सीईओ है वो रिजाइन मतलब रेजिग्नेशन दे चुके हैं और रेजिग्नेशन देने के बाद वो फ्यूचर में ओवर फ्यूचर मतलब रिस्पेक्टेड मार्केट टॉक्स, मतलब अभी ये देखा जाएगा कि इतने बड़े एक सीईओ मतलब जो इतने दिनों से काम कर रहा था, उन्होंने क्या किया अभी, उनका नाम क्या है आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर घोष। तो चंद्रशेखर घोष जी सीईओ, डायरेक्टर और सीईओ के पद में था, उन्होंने क्या किया, रिजाइन लेटर यहाँ पे पकड़ा दिया और अभी मुझे लगता है नया सीईओ आएगा तो उस बेसिस में मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल होंगे वो देखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ अभी, और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ। अभी देखिए टेक्निकली ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी जिस जिस लेवल में आकर वो मतलब यहाँ पे रिटेस्ट किया है, वो लेवल इसके लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट बना था, इस यहाँ से बाउंस बैक किया, वही लेवल में देखिए सपोर्ट लिया मगर ऊपर नहीं जा पाए, उसके बाद फिर से फॉल हो गया। इसका मतलब है कंपनी यहाँ से नीचे आने का चांसेस रहेगा। अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, 151 रुपीज़ तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। ठीक है, और एक फेमस बैंक है जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। इस कंपनी के ऊपर जो 94% का हिस्सेदारी है वो पूरा के पूरा गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ देखा जाए तो मतलब एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसके पास भी हिस्सेदारी है। तो दोनों मिलाकर 94% होल्डिंग लेकर चल रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी 5.79 के आसपास है। कंपनी के आरओसी आरओई में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिले और बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा।
जैसे आप देखेंगे कंपनी का सेल्स 4500 से डायरेक्टली बढ़ के आज हो चुके हैं 6500, मतलब एटलीस्ट 3 इयर्स में कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया। और उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ, सिर्फ 400 करोड़ से 600 करोड़ बना, उसके बाद 950 करोड़, आज 1500 करोड़। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी खुद के जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और हर क्वार्टर्स में वो आगे बढ़ रहा है। अभी कंपनी इसके ऊपर रिजल्ट कब आने वाला है? अगर रिजल्ट के डेट में बता दूं, कंपनी के रिजल्ट का डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, तो 31 उस दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? ऊपर गया तो कंपनी 73% के आसपास टारगेट में लेकर चल रहे हो, करीबन 110 रुपीज़ के आसपास। और मुझे लगता है कि वो इजीली टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक लोअर रेंज क्रिएट किया है, इस लोअर रेंज को यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, उस रेंज को कंपनी ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद बाउंस करने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आईडीबीआई बैंक के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके बारे में बात करूँ तो उसका नाम है, आप देख सकते हैं, जे एम बॉरियस लिमिटेड। तो जे एम बॉरियस लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, इसके ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं सिर्फ एक अपडेट देने के लिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो अपडेट है, कंपनी 1:4 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाले हैं, मतलब हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं उसके लिए बता दूं, इस कंपनी के ऊपर आपको एक बार स्टडी करना होगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना होगा। मेरे तरफ से कोई भी किसी भी वीडियोस के ऊपर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो एक बार आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो मैं कोई एडवाइस आपको नहीं दे सकता। तो हमेशा मैं आपको सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पस में शेयर कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।